नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए क्योंकि आने वाले जो आपके कुछ क्रूशियल दिन है केवीएस को लेकर उसमें हम इंटरव्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हमारा डे 7 यानी 7वां दिन है जिसमें कि हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो कि 5 पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में कह सकते हैं कि एक बेहतर योगदान डालेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है और उस वक्त उस मोमेंट पे लगता है कि अरे अब क्या किया जाए, तो ये अब क्या किया जाए वाले कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट्स आपको ओवरकम करेंगे। और अब यकीन मानिए कि इन 5 पॉइंट्स को जानने के बाद अब कहीं ना कहीं जो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं अगर वेरी कर रहा है 5-4 नंबर से ऊपर नीचे इंटरव्यूज में, वो आपको 5 नंबर बढ़ते नजर आएंगे इन 5 पॉइंट्स की वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ना बोलना सीखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए हम लोग परफेक्ट तो है नहीं, हमने हर चीज में कोशिश की है मास्टरी हासिल करने की, पर हमें हर एक चीज के बारे में पता हो एक मुश्किल काम है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आपके सामने है सब्जेक्ट का या करंट का जो कि इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं और आपको लगता है कि मुझे आता नहीं पर मुझे बचना कैसे है, ये काफी जरूरी है आपके लिए। तो आपको डायरेक्टली ना नहीं बोलना है। आपको ये कहना है कि आई विल वर्क ऑन इट, मैं इसके ऊपर काम करूंगी, सॉरी सर, या मुझे नहीं आता है। तो डायरेक्टली मत बोलिए, ये बोलिए कि ठीक है सर, मुझे पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं पता है, मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकती लेकिन मैं इसके ऊपर काम करूंगी या काम करूंगा। ठीक है, पहली बात। यानी कि आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कि भाई उन्होंने सवाल पूछ लिया और आप सवाल सवाल के बारे में आप ठीक से जानते भी नहीं है, और ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में आपके नंबर जो बढ़ने वाले थे वो डिडक्ट होते नजर आते हैं, तो वहां पर पहुंच करके आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, रिस्क फैक्टर से बचना है, ये रिस्क फैक्टर से निकालने के 5 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन को लेकर के। बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों के अंदर कि इंग्लिश में उत्तर दें कि हिंदी में उत्तर दें। देखिए सीधी सी बात है कि ऐसा भारत में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको कि हिंदी बिल्कुल नहीं आती है या इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार क्या है, जो जो कि मैं बड़े स्पष्ट और साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात को आपको समझा सकूं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था अगर इंट्रोडक्शन की बात है तो वहां पर आप इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी हिंदी। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कीजिए, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्पष्ट रूप से भाई एक पर्टिकुलर हिंदी भाषी वर्ड से आते हैं, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है, आप नहीं बोल सकते, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, या अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते तो आप वहां पर ज्यादा अपनी बात को स्पष्टता से कह सकते थे, तो बोलिए, सीधा सीधा बोलिए कि सर मुझे लगता है कि मैं आपके सवालों का जवाब इस भाषा में दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस से वो लोग गुजरे हैं। तो आपको एक सकारात्मक तरीके से कहना है कि भाई मुझे इस भाषा के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस भाषा का प्रयोग करते हुए आपके सवालों का जवाब दूंगा या दूंगी तो मैं एक अच्छा जो है जवाब आपको दे पाऊंगी अपने अनुसार। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि 2 पॉइंट आपको काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। हाँ, डेमो में ध्यान रखिएगा कि डेमो में अब इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। इतनी इंग्लिश सबको आती है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है आप लोग, कई लोग पीएचडी तक करके बैठे हैं, तो इतनी इंग्लिश की उम्मीद करते हैं क्योंकि आप जब कहीं पे भी पोस्ट होंगे तो वहां पर बहुत चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है टीचिंग का, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने का मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको कि भाई मुझे तो ये चीज आती है, मुझे तो ये बहुत अच्छे से आती है, मैं तो पहले ऐसा करके आई हूँ, मैं तो उस एकेडमी से निकल के आई हूँ, नहीं। कॉन्फिडेंस 2-3 तरह की चीजें होती हैं। आपका आई कांटेक्ट, यानी जितने भी लोग आपके आसपास बैठे हैं 2-3-4, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखिए। बेशक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपसे सवाल पूछ रहा है लेकिन कोशिश कीजिए कि सबसे आपका आई कांटेक्ट जो है बारी बारी होता रहे। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है आपके बैठने का तरीका जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बनाता है। तीसरा आपका ड्रेसिंग सेंस। चौथा जो काफी महत्वपूर्ण है, आपके द्वारा दिए गए सवालों का जवाब, यानी कि आपको चूज क्या करना है, बीच का रास्ता। कॉन्फिडेंस दिखाना है लेकिन बीच के रास्ते को चुनते हुए। कोई भी ऐसा सवाल जो कंट्रोवर्शियल आपको लगता है कि भाई अगर मैं हाँ में जाता हूँ तो नुकसान है, ना में जाता हूँ तो नुकसान है, तो ऐसा मत कीजिए। कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए बीच का रास्ता चुन करके आगे निकलिए, चाहे वो महिलाओं की बात कही गई हो, पूछी गई हो आपसे, चाहे समाज को लेकर, चाहे धर्म को लेकर के, या किसी भी एक अनदर टॉपिक को लेकर के। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर डिस्कस करनी चाहूंगी कि कई लोगों की उंगलियां या हाथ बहुत शेक करते हैं, हाथ
काँपते हैं जब आप किसी भी चीज़ को जो है बताते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं किसी के सामने बैठ कर के, तो अपने हाथ के मूवमेंट्स को बताने की कोशिश कीजिए, उतना ही बताइए जितने की आवश्यकता है। बेवजह मत हिलाइए-डुलाइए। और क्योंकि पहली बार कई लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनके हाथ-पैर बहुत जो हैं लगता है कि भई काँप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है। तो बड़ा नॉर्मलाइज़ कीजिए, इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम अपना 1 मिनट का वक़्त लीजिए। गहरी साँस लीजिए, खुद को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करके जाइए जिससे कि आप बहुत मोटिवेटेड और बूस्ट फ़ील करते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि आपका इंटरव्यू जो आप निकलेंगे वहाँ से बेहतर ही करके निकलने वाले हैं, क्योंकि आप एक बेहतर पोज़ीशन से अपना रिटर्न निकाल कर गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप उस दरवाज़े तक पहुँचे हैं तो कुछ ना बात तो आप में है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी, आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की कमांड जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके अंदर। सब्जेक्ट की कमांड कोशिश कीजिए कि मैं अगेन वही बात कहूँगी कि मास्टरी या फिर आपको ये नहीं दिखाना कि आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करके आए हैं, चाहे आपको कितना भी पता हो। कोशिश कीजिए कि जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसका टू द पॉइंट जवाब देने की कोशिश कीजिए, जो सवाल उन्होंने पूछा है। ये मत कीजिए कि उन्होंने कोई सवाल पूछा है जेंडर से जुड़ा हुआ या सेक्स रेशियो से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से या किसी भी पॉलिटिकल या कोई भी टॉपिक हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका। तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि उनके जब सवाल को समझ करके जवाब को टू द पॉइंट देने की कोशिश कीजिए। ये मत कोशिश कीजिए बताने की कि आपको पता तो बहुत है, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम उनके सवालों का जवाब देते-देते उन जवाबों में बहुत सारे ऐसे सवाल खुद पूछ बैठते हैं जिनका जवाब कि हमें भी ठीक से पता नहीं होता है, ठीक है? तो टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कीजिए, कोई भी अगर टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 1 से डेढ़ मिनट मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, मिनिमम तो खुद भी आपको कई बार बीच में रोक देते हैं। तो उतनी ही आपको बात करनी है, उससे ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, ठीक है? ये एक अलग बात है। 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है डेमो को लेकर के, जो बहुत कन्फ्यूजन है आपके अंदर जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं या कुछ भी अगर आपको लगता है कि भाई डेमो में मान लो पीआरटी के लिए सेलेक्ट हो गए आप, आपको लगता है कि भाई ईवीएस वाला सेक्शन तो मेरा स्ट्रॉन्ग है नहीं, बाकी तो मुझे फिर भी ठीक-ठाक आता है, ठीक है? या टीजीटी में आपको ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि भई डेमो में उन्होंने कोई टॉपिक हालाँकि आपको दे दिया, आपको लगता है कि मुझे नहीं आता इस टॉपिक के बारे में या मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो कोशिश कीजिए कि आप कह दीजिए कि सर या मैडम जो भी हैं मुझे लगता है कि हालाँकि जो टॉपिक आपने दिया है वो बहुत अच्छा है और मैं इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मैं ये इस वाले टॉपिक के ऊपर डेमो दूँगी आपको तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अपनी बात को मैं या अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तक पहुँचा पाऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। थोपना नहीं है किसी चीज़ को, आपको उम्मीद करनी है क्योंकि आपको नौकरी लेनी है वहाँ पर, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा। ये 3-4 तरह की चीज़ें थी। डेमो देते हुए कोशिश कीजिए कि मेरे डेमो वाली वीडियो अलग से भी है जहाँ पर मैंने कुछ स्किल्स की बात की है। तो स्किल्स को मैक्सिमम रिप्रेज़ेंट कीजिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉल्यूम का पिच, आपका खड़े होने का तरीका, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके टूल्स जो आपके पास हैं, उनका प्रयोग कीजिए। ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं मैंने जो गिनवा दी हैं, नो कहना, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना, कम्युनिकेशन, आपका सब्जेक्ट कमांड और आपका डेमो टीचिंग। 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये 5 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूटा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के द्वारा बाकी विद्यार्थियों को भी काफ़ी मदद होगी जो कि इंटरव्यूज़ के लिए बैठेंगे इस बार। और ये 5 पॉइंट मैं बिल्कुल इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये 5 पॉइंट के ऊपर भी अब अगर आप ठीक प्रकार से काम कर लेते हैं, तो थोड़ा जो 19-21 का फासला आपके अंदर रह रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, ये 5 पॉइंट न सिर्फ़ उसको ओवरकम करेंगे, बल्कि कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएँगे और आप एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक यूनिक कह सकते हैं कैंडिडेट्स के सामने उभर के सामने आएँगे। ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कोशिश कीजिए कमेंट करके बताने की कि आपको कैसी लगी वीडियो और आप आने वाली वीडियोस में किस तरीके के कंटेंट को जो है जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।